हेलो गाइस, कल हमने पढ़ा था एग्रोनॉमी में मेटेरियोलॉजी। उसमें हम पढ़ रहे थे मौसम के अवयव, जिसमें हमने शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल पढ़ लिया था। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे अब। जैसे प्रकाश भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में चेंज होगा। 6 CO2 6 H2O तो ग्लूकोज बने जाएगा। C6H12 O6 + 6 O2। दीप्तकालिता फोटोपीरियडिज्म, किसी पौधे को पुष्पन के लिए कितना प्रकाश चाहिए, वो हो जाएगा दीप्तकालिता। शॉर्ट डे 13 घंटे से कम प्रकाश, इसको बोलते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे जो खरीफ के हैं, जैसे जवार, बाजरा, मिलेट, धान, गवार, तिल, देसी पालक, मूंग, मोठ, उड़द, सेमफली। ये मोस्ट है क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं शॉर्ट डे के। 13 घंटे से कम प्रकाश, इसमें खरीफ वाले फसलें आ जाएंगी, जैसे जवार, बाजरा, मिलेट, धान, गवार, तिल, देसी पालक, मूंग, मोठ, उड़द और सेमफली। लॉन्ग डे में 13 घंटे से अधिक प्रकाश, इसे बोलते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट, रबी। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा गेहूँ, जौ, जई, सरसों वर्गीय, चना, मसूर, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, प्याज, लहसुन, गोभी वर्गीय, विलायती पालक, देसी पालक खाया जाएगा शॉर्ट डे में। और लॉन्ग डे में विलायती पालक, मूली, गाजर, चुकंदर, रामतिल। इसमें जैसे सब्जी ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादातर सब्जी आ जाएगी लॉन्ग डे में। और इसमें अनाज फाली, दलहन देख लो, ज़्यादा दलहन, मूंग, मोठ, उड़द ये आ जाएगी। धान, गवार, तिल और देसी पालक, विलायती पालक इसमें, जवार और बाजरा उसमें, इसमें गेहूँ, जौ, जई मोस्ट ये है। ठीक है, फिर है शॉर्ट डे और लॉन्ग डे, ये दोनों है प्रकाश संवेदी। फिर है डे न्यूट्रल, प्रकाश से प्रभावित नहीं होते, प्रकाश असंवेदी। इसमें आ जाएगा टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, कुकर बीट्स, मटर, कपास और ये किसी की किस्म है पद्मा और जया। ठीक है, इसमें ये तीनों हो गए शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल। प्रकाश असंवेदी यानी ताप संवेदी, इसमें आ जाएगा डे न्यूट्रल वाली फसलें। प्रकाश तो असंवेदी और ताप संवेदी। फिर है फ्रोजन, 0 डिग्री से नीचे जो होता है, मटर और स्वीट कॉर्न आ जाएगा इसमें। और मिड डे में आ जाएगा मक्का। अब थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। जैसे PAR, इसमें आ जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर, 0.4 से 0.7 नैनोमीटर, 0.4 से 0.7 माइक्रोन और 400 से 700 नैनोमीटर। पौधे के लिए रेड विकिरण लाभदायक होती है और पौधे के लिए नुकसानदायक होती है नीली लाइट। बीज जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड, बीज जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं, ये मोस्ट ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और भी आ सकता है, तो याद रखना है। बीज जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं, बीज जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड, जैसे तंबाकू और लेट्यूस, ये उदाहरण याद रखने हैं। तंबाकू और लेट्यूस किसके हैं? फोटोब्लास्टिक सीड के। जियोट्रोपिज्म जो गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करते हैं, और फोटोट्रोपिज्म जो प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। हेलियोट्रोपिज्म सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। हेलियोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। एक ही अक्ष पर गति करना, जैसे सूरजमुखी क्या है? हेलियोट्रोपिज्म। फोटोटैक्सिस प्रकाश की ओर गति करना, नील हरे सवाल क्या है? फोटोटैक्सिस। सूरजमुखी क्या है? हेलियोट्रोपिज्म। और जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि, फोटोट्रोपिज्म प्रकाश की ओर वृद्धि, और फोटोब्लास्टिक तंबाकू और लेट्यूस बीज जो प्रकाश से प्रभावित होते हैं। ये पूछ ले फोटोसेंसिटिव कौन है? तो प्रकाश संवेदी, शॉर्ट डे और लॉन्ग डे। फोटोसेंसिटिव प्रकाश असंवेदी, डे न्यूट्रल। फोटोसेंसिटिव लॉन्ग डे और शॉर्ट डे, और फोटो इनसेंसिटिव प्रकाश असंवेदी, लॉन्ग डे प्लांट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो वो हमने देख लिया है नोट्स के माध्यम से। अब हम चलो पढ़ते हैं आगे। प्रकाश की गुणवत्ता। लाल तरंगदैर्घ्य पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होता है।
नीला और बैंगनी तरंगदैर्घ्य पौधों की वृद्धि को घटाता है, ये हमने पढ़ लिया। लाल अच्छा होता है और नीला और बैंगनी नुकसानदायक होता है। पौधे के प्रकाश संश्लेषण तंत्र में दृश्य विकिरण बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसे PAR कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण रूप से सक्रिय विकिरण PAR 0.4 से 0.7 400 से 700 नैनोमीटर, ये हमने पढ़ लिया है। 0.4 से 0.5 माइक्रोन नीला बैंगनी सक्रिय होता है। 0.5 से 0.6 माइक्रोन नारंगी और लाल सक्रिय होता है। 0.5 से 0.6 माइक्रोन हरा और पीला कम सक्रिय होता है। तंबाकू के बीजों को लाल तरंगदैर्घ्य से उपचारित करने पर अंकुरण अच्छा होता है, उत्पादन भी अच्छा होता है। तंबाकू के बीजों को किससे लाल तरंगदैर्घ्य से उपचारित कर देते हैं तो अंकुरण भी अच्छा होता है और यील्ड भी हमें अच्छी मिलती है। लाल तरंगदैर्घ्य को कंद वाली सब्जियों को कार्बोहाइड्रेट का संचय अधिक होता है। लाल तरंगदैर्घ्य से कंद वाली सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट संचय अधिक होता है। बैंगनी किरणों से पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। सूर्य से धरती पर आने वाली कुल किरणों को आपतित किरणें कहते हैं। प्रकाश की कुल किरणें धरती पर आने पर धरती द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस चली जाती हैं, जिसे परावर्तित किरणें। एल्बिडो क्या होगा? परावर्तित किरणें बटे आपतित किरणें। जैसे कुछ एल्बिडो प्रतिशत है, जैसे चंद्रमा का 6 से 8, पृथ्वी का 31, ग्लेशियल का 80 से 95, फ्रोस्ट का 10 से 20, खेती की भूमि का 10 से 25, घास के मैदान का 25 से 30, जल का 10 से 60, गेहूं का 22, धान का 18, जौ का 25 से 26। हेलियोट्रोपिज्म सूरजमुखी हमने पढ़ लिया। फोटोट्रोपिज्म शाखावत तना प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। जियोट्रोपिज्म गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि, जैसे जड़। और फोटोटैक्सिस प्रकाश की ओर गति। नील अरीसेवाल फोटोसेंसिटिव शॉर्ट डे लॉन्ग डे, फोटो इनसेंसिटिव लॉन्ग डे प्लांट, ये सब हमने पढ़ लिया है। फिर है वर्षण, पानी का किसी भी रूप में धरती पर गिरना, वो क्या कहलाता है? वर्षण। जैसे बर्फबारी, ओला, ओश, बूंद, कोहरा, जो भी है, ठीक है। ये बार वर्षा, पानी का बूंदों के रूप में धरती पर गिरना वर्षा कहलाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा खरीफ की बुआई के लिए उपयोगी है। ग्रीष्मकालीन किसके लिए उपयोगी है? खरीफ के मौसम के लिए। और राजस्थान में अधिकांश बुआई ग्रीष्मकालीन मानसून में होती है। मावठ रबी के फसलों के लिए उपयोगी है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। जिस दिन वर्षा 2.5 mm से अधिक होती है उसे कहते हैं रेनी डे। 2.5 से अधिक होती है उसे रेनी डे। यदि पानी की बूंद का आकार 0.5 mm से कम हो तो उसे बौछार कहते हैं। यदि आकार 0.5 से अधिक हो तो उसे वर्षा कहते हैं। ओस, वातावरण में उपस्थित जल वाष्प ठंडे मौसम में किसी भौतिक और जैविक स्थान के संपर्क में आने से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उसे ओस कहते हैं। ओस के लिए गुणकारी होती है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करती हैं। लेकिन यदि वातावरण बहुत अधिक तापमान गिर जाता है तो पाला के रूप में जम जाती है, फसलों के लिए हानिकारक होती है। बर्फबारी के कारण फसलों को नुकसान होता है। ओलावृष्टि नुकसानदायक है। कोहरा नुकसानदायक और किसी के लिए लाभदायक भी है। जैसे गेहूं की फसल के लिए तो लाभदायक है और चने की फसल के लिए नुकसानदायक है। अपेक्षित आर्द्रता, वातावरण में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, रोग कीट अधिक लगते हैं। 40 से 60 अपेक्षित और सापेक्षिक आर्द्रता फसलीय पौधों के लिए उपयुक्त है। 40 से 60 तक तो ठीक है, 70 तक पहुंच जाए तो नुकसानदायक हो जाती है। डी कैंटोल्नी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जलवायु को वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किया। कोपेन ने 1936 में विश्व की जलवायु को 5 समूह में बांटा, मौसम के अवयव के आधार पर वर्गीकृत किया। ट्रोल, ये जरूरी है, क्वेश्चन भी आया हुआ है और भी आ सकता है। ट्रोल 1965 में उष्ण अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया, जो कृषि विज्ञान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ICAR और हैदराबाद इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। जल वाष्प धरती पर
उपलब्ध जल का 0.001% भाग है। वायुमंडल द्वारा अधिकतम जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता 4% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपेक्षित आर्द्रता जो हमने पढ़ ली है। और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प वायुमंडल द्वारा अधिकतम जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यह वातावरण के संबंध को छोड़कर हवा में जल वाष्प का माप है जो हवा के प्रति घन मीटर नमी के रूप में व्यक्त की जाती है। तापमान पौधों को वृद्धि में प्रकाश के बाद तापमान सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान से सभी उपापचय क्रियाएं प्रभावित होती हैं। यह सीमा तक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के साथ उपापचय क्रिया दुगनी हो जाती है। ठंडी रातों में चुकंदर व आलू के कार्बोहाइड्रेट का संचय अधिक होता है। थैंक यू। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।